बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अम्मार शाह। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को और उनके तमाम पहलुओं को स्टडी करने के लिए उनको बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड किया है ताकि उनको स्टडी करना और उनको समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहला जो लेवल है वह सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। पहले हम इसको स्टडी करेंगे, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक से मुराद है कि एटम जिनसे मिलकर बना है, एटम से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं। तो हम सब जानते हैं कि एटम जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनमें से वेल नाउन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इन्हें कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल क्योंकि ये एटम को बनाते हैं, एटम से छोटे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे और मिलके एटम बना देंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। जो शेल्स हैं वो खास किस्म के एनर्जी लेवल्स में इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। खास एनर्जी लेवल में एक ये एनर्जी लेवल हो गया, फर्ज करें दूसरा एनर्जी लेवल ये हो गया। इन खास एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल के मिलने से एक एटम तश्कील हुआ है, एक एटम हमारे पास बन गया है जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के गिर्द खास एनर्जी लेवल्स में या एनर्जी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इनके मिलने से सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हमारे पास एक एटम बना है। अब एटम जो है, एक किस्म के एटम मिलेंगे, सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन करेंगे और हमारे पास इनके मिलने से एलिमेंट बनते हैं। एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं कि ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि एक किस्म के एटम्स के मिलने से बनते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास गोल्ड है, आयरन है, जिंक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। टोटली 92 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। इन 92 एलिमेंट्स से तमाम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर देखा जाए तो वो सिर्फ 16 एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। उनका बॉडी का स्ट्रक्चर सिर्फ या बॉडी मास सिर्फ 16 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, जिन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। इन 16 एलिमेंट्स के लिए टर्म इस्तेमाल होती है बायो एलिमेंट्स, जो कि लाइफ को बना रहे हैं। इन 16 एलिमेंट्स में से बहुत हैरानी की बात है कि सिर्फ 6 एलिमेंट्स 99% बॉडी मास बनाते हैं, जबकि 10 एलिमेंट्स मिलके ओनली 1% बॉडी मास बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स का।
इन 6 एलिमेंट्स में आ जाते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उसके अलावा नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। और अगर देखें ये 10 एलिमेंट्स तो इनमें आते हैं सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज और आयोडीन। तो ये 10 एलिमेंट जो हैं ये ट्रेस अमाउंट में पाए जा रहे हैं। तो ये मिलके सिर्फ 1% बॉडी मास बनाएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जबकि ये 6 एलिमेंट ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस मिलके 99% बॉडी मास बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स का। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, ओ कार है नई कल फिर, ओ कार है नई कल फिर। ओ से मुराद ऑक्सीजन, सी से मुराद कार्बन, एच से मुराद हाइड्रोजन, एन से मुराद नाइट्रोजन, सी ए से मुराद कैल्शियम और पी से मुराद फास्फोरस। और बाकी ये जो हैं 10 बायो एलिमेंट्स वो 1% बॉडी मास को बना रहे हैं। अगर इसको ग्राफ में शो किया जाए, इसमें 65% जो है बॉडी मास वो ऑक्सीजन बना रही है, 65%, जबकि 18% जो है वो कार्बन है, 18% कार्बन, 10% जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन है। थ्री परसेंट हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2% जो है वो हमारे पास है कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम, और 1% जो है वो है फास्फोरस, जबकि बाकी 1% जो है अदर बायो एलिमेंट्स बना रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो इसको आप ग्राफ में इस तरह शो कर सकते हैं। तो आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट बॉडी मास बनाता है, तो 65%, और बाकी ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट, अब एटम जो हैं, जब एक जैसे एटम मिलते हैं तो एलिमेंट बनते हैं। अब एलिमेंट्स मिलके मैटर बनाते हैं, एलिमेंट्स के मिलने से मैटर बनता है। और हम सब जानते हैं कि चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं चाहे नॉन लिविंग, तमाम के तमाम मैटर से मिलके बने हैं। सबएटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से एटम बनते हैं, एटम के मिलने से, सेम किस्म के एटम के मिलने से एलिमेंट्स बनेंगे, एलिमेंट्स के मिलने से हमारे पास मैटर बनता है। और मैटर जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग आता है। एटम्स जो हैं वो नेचर के अंदर अकेले नहीं रह सकते, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते, इसलिए वो आपस में एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स को पहले हम समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूल है क्या। तो किसी भी कंपाउंड का छोटे से छोटा हिस्सा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड, जिसके अंदर उस कंपाउंड की खसूसियत मौजूद हो। किसी कंपाउंड का सबसे छोटे से छोटा वो हिस्सा जो कि उस कंपाउंड की खसूसियात को अपने अंदर रखता है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मॉलिक्यूल।
अब एटम्स, मुख्तलिफ एटम्स मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एक मॉलिक्यूल, और दो हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास वजूद में आता है CO2। इन द सेम वे H2O। और अगर हम देखें, एक किस्म के एलिमेंट्स भी आपस में, एक किस्म के एटम भी मिलते हैं और मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन आपस में मिल सकते हैं, एक एटम ऑक्सीजन का और ये दूसरा एटम ऑक्सीजन का, ये आपस में मिलेंगे और हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एटम्स आपस में आयनिक बॉन्डिंग के जरिए या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए मिलते हैं और हमारे पास इसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाएंगे उन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। जाहिर सी बात है, ये बायो एलिमेंट्स के मिलने से बनेंगे, उन्हें हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की आगे टाइप्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। तो जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट लोअर होगा उन्हें हम कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स, हैविंग लोअर मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। इसी तरह दूसरी किस्म के हैं हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मुख्तलिफ एटम्स के मिलने से हमारे पास मॉलिक्यूल्स बने, और एटम जो है वो आयनिक बॉन्डिंग के जरिए या आपस में मिलेंगे या कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए, और मिलने के नतीजे में हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाएंगे उन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल्स के दो टाइप्स हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होगा, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। एटम्स के मिलने से हमारे पास दूसरा लेवल बनता है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे और तीसरा लेवल हमारे पास बनेगा, उसे कहते हैं ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल। अब डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलिज मिलती हैं। पहले तो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मुख्तलिफ किस्म के, जैसा कि उन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स के मिलने से हमारे पास ऑर्गेनेलिज बनती हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो उसमें हमारे पास आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आप यह माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली लेयर, और इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है जो कि कागज में होती है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
इसी तरह दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास राइबोसोम्स हैं। ये हमारे पास है राइबोसोम। हर ऑर्गेनेली अपना खास फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन, और राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सेंसिंग, प्रोटीन बनाना सेल के लिए। हर ऑर्गेनेली अपना खास काम परफॉर्म करती है और मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मिलती हैं और अपना अपना स्पेसिफिक काम परफॉर्म करती हैं, और ये मिल के हमारे पास एक यूनिट बना देती हैं लाइफ का, लिविंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं सेल। तो एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज काम कर रही होती हैं एट अ टाइम। मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज एक ही वक्त में एक सेल के अंदर काम कर रही होती हैं, और इनके वर्किंग के नतीजे में हमारे पास जो है सेल जिंदा होता है, इसके अंदर लाइफ मौजूद होती है। तो एक सेल जो है इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर्स होती है ऑर्गेनेलीज की। जिस तरह एक फैक्ट्री के अंदर मजदूर जो हैं अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं और पूरी फैक्ट्री का काम हो रहा होता है, इसी तरह ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर अपना अपना काम परफॉर्म करती हैं, लेकिन नतीजे में बेसिकली वो काम जो है वो फंक्शन किसका हो रहा होता है, सेल का हो रहा होता है। अब नेक्स्ट इससे लेवल है हमारे पास टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल सेल्स को अगर देखा जाए तो इनकी बेस पे हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर जिनमें हमारे पास प्रोटिस्ट आ गए हैं, प्रोकैरियोट्स जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, और दूसरे हैं मल्टी सेलुलर जिनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई वगैरह। अब यहाँ तक तो यूनिसेलुलर जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल में हमारे पास सिमिलर सेल, एक ही जैसे सेल जिनका फंक्शन भी सेम हो, हैविंग सेम फंक्शन, आपस में मिलेंगे। इनके मिलने से हमारे पास बंडल्स बनते हैं सेल्स के, या शीट्स बनती हैं। इन बंडल्स और शीट्स को हम कहते हैं टिश्यूज, जो कि अपना स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज, इनका काम है कि सिक्रीशन करवानी है इन्होंने। उसी तरह हमारे पास टिश्यूज आ जाते हैं जैसे जाइलम प्लांट्स में, तो इसका काम है इसने प्लांट्स में वाटर की ट्रांसपोर्ट करवानी है, वाटर ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो ये हैं हमारे पास सिमिलर सेल्स, और वो सेल जो एक ही तरह का काम परफॉर्म करते हैं, उनके मिलने से हमारे पास टिश्यूज बनते हैं। अब टिश्यूज से नेक्स्ट जो लेवल है उनके मिलने से ऑर्गन्स बनेंगे। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब डिफरेंट टिश्यूज होंगे, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज जिनके काम आपस में रिलेट करते होंगे। मुख्तलिफ टिश्यूज होंगे जिनके काम आपस में रिलेट करते हैं, मिलते जुलते काम है इनके। जब ये मुख्तलिफ टिश्यूज जिनके काम मिलते जुलते हैं आपस में मिल जाएंगे,
तो ये मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं ऑर्गन। तो हर टिश्यू अपना काम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बेसिकली वो काम जो है किसका होगा, उस ऑर्गन का होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टमक की। इसमें क्या है कि इसके अंदर दो तरह के टिश्यूज हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू, जबकि दूसरे इसके अंदर जो मौजूद है वो है हम कह सकते हैं मस्कुलर टिश्यूज या स्मूथ टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज का काम है कि इन्होंने गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाना है स्टमक के अंदर, जिससे प्रोटीन की डाइजेशन होगी। और मस्कुलर टिश्यू ने क्या करवाना है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवानी है, जिसके नतीजे में मिक्सिंग होगी फूड की। यानी कि स्टमक है उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी वजह से स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो फूड है वो मिक्स हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस से, और गैस्ट्रिक जूस जो है फूड में मौजूद प्रोटीन की डाइजेशन करवा देगा। तो ये भी टिश्यू अपना काम परफॉर्म कर रहा है, मस्कुलर टिश्यू भी अपना काम परफॉर्म कर रहा है। इन दोनों के मिलने से जो काम है ऑर्गन का अपना फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसको कहते हैं ऑर्गन लेवल। उसके साथ ही है ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेम सेल्स जिनके सेम फंक्शन है उनके मिलने से हमारे पास टिश्यू लेवल वजूद में आया। अब मुख्तलिफ टिश्यूज जिनके आपस में फंक्शन रिलेट करते हैं उनके मिलने से हमारे पास बना ऑर्गन। और साथ ही अब हम सिस्टम जो है ऑर्गन सिस्टम इसको डिस्कस करेंगे। फिफ्थ लेवल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। मुख्तलिफ ऑर्गन्स के मिलने से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एक ऑर्गन है ओरल कैविटी, जिसमें प्राइमरी डाइजेशन होती है फूड की दांतों के जरिए से। अब ये ओरल कैविटी हमारी जो है स्टमक के अंदर ओपन होगी। नेक्स्ट स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन निकलेगी, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन से नेक्स्ट हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन बनेगी। और आगे एंड। तो यहाँ से फूड ओरल कैविटी में जाएगा जहाँ पे उसकी प्राइमरी डाइजेशन होगी। तो ये हमारे पास एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। उसके साथ स्टमक जो कि डाइजेशन करेगा प्रोटीन की, स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट ऑर्गन है, उसके साथ है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा यहाँ पे हमारे पास लीवर मौजूद होता है। और लीवर के साथ ही पैंक्रियाज मौजूद होते हैं। तो ये सारे ऑर्गन जो हैं ये मिल के एक सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम।
बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ ऑर्गन जो हैं वो आपस में रिलेट करेंगे और अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे और मिल के एक कोई ख़ास प्रोसेस को सर अंजाम देंगे। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से हमारे पास एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्मिक लेवल। इंडिविजुअल लेवल या इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल। जैसा कि हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है, इस यूरिनरी सिस्टम ये एक और अदर सिस्टम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे और एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जिस लेवल को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल से आगे भी मुख्तलिफ लेवल जो हैं बनाए गए हैं जिन्हें हम अब स्टडी करते हैं। उनका हमें फ़ायदा ये है कि उसमें हम इन इंडिविजुअल का आपस में रिलेशन देखते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका रिलेशन अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या है। तो इससे पहले आप एक टर्म समझ लें, स्पीशी। स्पीशी एक टर्म है कि अब सेम किस्म के इंडिविजुअल जब एक जगह पर रहेंगे, सेम इंडिविजुअल लिविंग एट सेम प्लेस, उन्हें हम कह देते हैं स्पीशी। एक किस्म के इंडिविजुअल का एक जगह पे रहना, जैसे ह्यूमन जो है एक स्पीशी है, एक जैसे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बकरी एक अलहदा स्पीशी है, चिंपैंजी एक अलहदा स्पीशी है। और दूसरी टर्म यहाँ पे जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है हैबिटेट। तो वो एरिया जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो एरिया जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा, शेल्टर ले रहा है वहां से और उसके अलावा वहां से फूड ले रहा है, उसे हम कहते हैं हैबिटेट। हम कह सकते हैं द एरिया इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव इज नोन एज इट्स हैबिटेट। तो उसका हैबिटेट हुआ। तो अब अगर सेम किस्म के ऑर्गेनिज्म यानी कि एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म आपस में एक ही हैबिटेट में रहेंगे एक ही वक्त में, उसके नतीजे में हमारे पास पॉपुलेशन लेवल जो है वजूद में आता है। यानी कि सेम स्पीशीज का या सेम इंडिविजुअल का हम कह सकते हैं एक ही हैबिटेट में सेम वक्त पे रहना, सेम टाइम पे, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। और इसे हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन लेवल के अंदर। अब इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि 2010 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो 173.5 मिलियन थी। डिफरेंट पॉपुलेशन के एक जगह पे रहने से उनके दरमियान इंटरेक्शन कायम होती है और इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। इसको हम स्टडी करते हैं कम्युनिटी लेवल के ऊपर। तो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी लेवल में डिफरेंट पॉपुलेशंस रहेंगी एक ही जगह पे एट सेम प्लेस, और टाइम भी हम कह सकते हैं कि एक ही होगा, जिसकी वजह से इन पॉपुलेशंस के दरमियान इंटरेक्शन कायम होगा, जिसको हम स्टडी करते हैं कम्युनिटी लेवल। तो डिफरेंट पॉपुलेशन के मिलने की वजह से हमारे पास जो नेक्स्ट कम्युनिटी का लेवल वजूद में आता है। अब कम्युनिटी के अंदर एक पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, हो सकता है कि इंक्रीज करे, और ये भी मुमकिन है कि
दूसरी पॉपुलेशन एट अ सेम टाइम डिक्रीज कर रही हो। दो किस्म की कम्युनिटीज हैं हमारे पास इस बेस पे। एक को हम कहते हैं सिंपल कम्युनिटी और दूसरी है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में हमारे पास आ जाते हैं फॉरेस्ट, जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं। और सिंपल कम्युनिटी में हमारे पास कोई डीकम्पोजिंग मटेरियल आ जाएगा जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं या डीकम्पोजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अब सिंपल कम्युनिटी जो है उसके अंदर क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की तादाद बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट में चेंज जो आएगा उसकी वजह से इस कम्युनिटी के ऊपर बहुत जो है ख़तरनाक इफ़ेक्ट आएंगे और हो सकता है ये कम्युनिटी जो है ख़त्म हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होंगे, काफ़ी देर तक रहेंगे। नेक्स्ट लेवल जो है उसको हम स्टडी करते हैं जिसका नाम है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल, इसको स्टडी करने से पहले आपको एक टर्म मालूम होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज का या मुख्तलिफ हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट में रहना और इंटरेक्ट करना अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से, या हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज का इंटरेक्शन देखना उसके फिजिकल इन्वायरमेंट से, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, उसको हम कह देते हैं कि ये एक इकोसिस्टम है। तो कम्युनिटीज प्लस उसका फिजिकल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिजम्स प्लस फिजिकल इन्वायरमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, इकोसिस्टम। जैसा कि एक पॉन्ड जो है वो इकोसिस्टम की एग्जांपल है, एक फॉरेस्ट हमारे पास इकोसिस्टम की एग्जांपल है। बायोस्फीयर, बायो से मुराद लाइफ और स्फीयर से मुराद अर्थ। तो अर्थ का वो सारा का सारा हिस्सा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से घिरा हुआ है, जिसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। जैसा कि अगर हम पानी में देखें तो समंदर में 8 से 10 किलोमीटर तक लाइफ जो है पाई जाती है, और अगर ऊपर जाएं तो ऊपर उकाब वगैरह, ईगल्स वगैरह पाई जाती हैं। तो 8 से 10 किलोमीटर ही ऊपर की तरफ लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हों। तो 8 से 10 किलोमीटर इन डीप सी और 8 से 10 किलोमीटर अपर टुवर्ड हाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बायोस्फीयर हम कह सकते हैं कि यहाँ तक फैली हुई है। तो इसे हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कि अर्थ के ऊपर तमाम का तमाम वो हिस्सा, तमाम का तमाम वो एरिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें सबसे पहला लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल यानी कि सब एटॉमिक में आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके मिलने से एटम बनते हैं, एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज के मिलने से सेल्स, सेल्स के मिलने से टिश्यूज, यानी सेम सेल और सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनके मिलने से बनेंगे टिश्यू। अब मुख्तलिफ टिश्यूज जो हैं उनके रिलेटेड फंक्शन होंगे तो वो बनाएंगे ऑर्गन, और मुख्तलिफ ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। अब यहाँ तक इंडिविजुअल लेवल से आगे हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन लेवल, जिसमें एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म एक ही वक्त में एक ही हैबिटेट के अंदर रहेंगे, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। उसको स्टडी करते हैं पॉपुलेशन लेवल में। अब डिफरेंट पॉपुलेशन, मुख्तलिफ पॉपुलेशन एक ही वक्त में एक जगह पे रहेंगी और आपस में उनके इंटरेक्शन कायम होंगे, तो उसको हम स्टडी करते हैं कम्युनिटी लेवल में। एग्जाम्पल में आ जाती है फॉरेस्ट के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या किसी पॉन्ड के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो आपस में उनके इंटरेक्शन है। हो सकता है कम्युनिटी के अंदर एक पॉपुलेशन एक वक्त में इंक्रीज कर रही हो और दूसरी डिक्रीज कर रही हो,
इसकी दो टाइप्स हैं, सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी में आ जाता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, जैसे फॉरेस्ट और डेजर्ट्स। जबकि सिंपल कम्युनिटी में आता है जहाँ पे पॉपुलेशंस कम पाई जाती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी गले सड़े सेब के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पाया जाना, वो सिंपल कम्युनिटी है। और बायोस्फीयर, इस लेवल में हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, अर्थ के ऊपर कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, उसको हम स्टडी करते हैं बायोस्फीयर लेवल में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अच्छी दुआओं के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।